अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, 2 दिन की ब्रेक के बाद आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। 2 दिन कहाँ गुजरे, थोड़ा सा आपको पता है रेस्ट करने को जी चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि ज़रा रेस्ट किया जाए। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैंने आपको बहुत मिस भी किया। लेकिन इस दौरान आपको मालूम है कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई कराची और बलूचिस्तान के साहिलों पर, और समुद्री तूफ़ान और ज़बरदस्त बारिश ने वहाँ पे बहुत शदीद नुकसान पहुँचाया है। और पाकिस्तान जैसे एक गरीब मुल्क में इस तरह के हालात पैदा होना एक बहुत ही अजीब बात है, और इसमें पहले इतनी शदीद तबाही कभी हुई नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी एक सरप्राइज़ था और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ था। इसको कैसे टैकल किया जा रहा है, आज हम तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे। कराची में भी जाएंगे और फिर बलूचिस्तान में भी। आपको मालूम होना चाहिए कि मुख्तलिफ जो बलूचिस्तान के साहिली शहर हैं वहाँ पे हालात ख़ासे गड़बड़ हुए हैं और मुख्तलिफ जगहों का राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। कोस्टल हाईवे जो है वो मुतासर हुई है। मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनका आज हम तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि गवर्नर सिंध और फिर गवर्नर बलूचिस्तान या चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि वहाँ पे क्या हालात हैं। और इस सिलसिले में आप लोग ख़ास तौर पे जो कि मुतासरीन हैं, अगर वो चाहें तो हमें कॉल्स कर सकते हैं। हमारे नंबर होंगे, आज एक ही नंबर होगा, वो होगा 9222 जब आप बाहर से करेंगे तो आप 92 करेंगे और 51 इज़ द सिटी कोड एंड द नंबर इज़ 9222 इस पे आप हमें कॉल्स कीजिएगा और हमें बताइएगा कि अगर ख़ास तौर पे जो मुतासरीन हैं उनको किस किस्म की हेल्प चाहिए है और किस किस्म के हालात वो फेस कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उनके जो कंसर्न्स हैं वो अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकें। ये आज का हमारा प्रोग्राम होगा और इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि एक गुड न्यूज़ भी इन द मीन टाइम हमें मिली है, और वो ये है कि पाकिस्तान के एहसामुल हक जो हैं उन्होंने टेनिस में एक हिस्ट्री क्रिएट की है और 31 ईयर्स के बाद विंबलडन में उन्होंने एक तारीखी कामयाबी हासिल की है। इसका भी हम आखिर में तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान में टेनिस के मुस्तकबिल का भी जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में टेनिस किस तरफ जा रही है। ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, और खबरों में रसाद दे रहे हैं समाज से महरूम अफराद के लिए सुहेल फारूक साहब, और सुहेल फारूक साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहली खबर नाजरीन, वो जो मैंने पहले कहा था तूफ़ान के हवाले से ही है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से पहाड़ी मीरानी डैम के ज़ेरी इलाकों में सैलाब का खतरा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कमरुज़्ज़मान चौधरी ने पाकिस्तान टेलीविजन को बताया। बलूचिस्तान में साइक्लोन के गुजरने के बाद जितना मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में जमा हो गया है उसकी वजह से ये शाम से अब तक जो है शदीद और हैवी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर फ्लैश फ्लड का इंतहाई खतरा है। और इसके अलावा जो मेरानी डैम है उसके डाउन स्ट्रीम या उसके जो जीरी इलाके हैं उनमें भी उसके कैचमेंट एरियाज में काफ़ी हैवी बारिशें हो रही हैं, इसलिए उसके जो डाउन स्ट्रीम एरियाज हैं उसमें भी सैलाब का इंतहाई खतरा है। इसलिए उसके बारे में भी जो लोग इन इलाकों में मुकीम हैं, जो बरसाती नालों के इलाकों में और ये डाउन स्ट्रीम ऑफ मेरानी डैम, उन लोगों को इस बात की ज़रूरत है कि वह इंतहाई एहतियात करें और किसी भी खतरे की सूरत में इन इलाकों से महफूज मकामात की तरफ वो शिफ्ट हो जाएं। नाज़रीन, थोड़ी ही देर में हम मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि ताज़ा तरीन इतलात मौसम के हवाले से क्या है। शदीद बारिश की वजह से तुरबत से मवासलाती रब्ता तकरीबन मुनक़ता हो गया है और बिजली का निज़ाम भी दरम भरम है, ताहम किसी हिलाकत की कोई इतला नहीं मिली। पसनी के कस्बे में भी बारिश की वजह से लोगों को दुश्वारी का सामना है। पानी कस्बे में दाखिल हो गया है, लोगों ने करीबी पहाड़ी पर पनाह ले रखी है। बलूचिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान राजिक बुगटी ने सूबे के तूफ़ान और बारिश से मुतासिरा इलाकों की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों के बारे में पाकिस्तान टेलीविजन को बताया। बारिशों का एक सिलसिला शुरू है गुज़िश्ता कई दिनों से, इसकी वजह से तमाम नदी नाले जो हैं वो सैलाब की सूरत पेश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ खास कर जो मीरानी डैम है वो भर चुका है, और अगरचे वहाँ से पानी का अखराज तो हो रहा है, इतना पानी आ रहा है जिसकी वजह से आसपास के जो देहात हैं या इलाके हैं वो ज़ेर आब आते जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में भी पहले इतला थी और हुकूमत ने इंतजाम किए थे, आसपास की आबादी के अखराज की और काम भी किया था,
اور بہت سے دیہاتوں سے آس پاس علاقوں سے آبادی کو جو ہے وہ منتقل بھی کیا محفوظ مقامات پہ. ضروری جو بھی احتیاطی تدابیر تھیں وہ کی گئی تھی جس کی وجہ سے زیادہ نقصان نہیں ہوا. وزیر اعظم شوکت عزیز نے ٹیلی فون پر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جان محمد یوسف سے بات چیت کی ہے اور ان سے سمندری طوفان کی تازہ ترین صورتحال اور اس سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں معلومات حاصل کی. وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو وفاقی حکومت اور مسلح افواج کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں پر بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعظم شوکت عزیز نے صوبہ سندھ میں بھی بارشوں اور طوفان سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 20 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے. اس رقم میں سے 1 لاکھ روپے اس قدرتی آفت کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کو دیے جائیں گے، جبکہ باقی رقم تعمیر نو اور بحالی کے کاموں میں صرف ہوگی. صدر جنرل پرویز مشرف نے کہا ہے کہ وہ اپنے علاقے سے غیر ملکیوں کو اور دہشت گردوں کو نکال دیں اور فاٹا کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے میں حکومت کی پالیسیوں کی حمایت کریں. وہ پشاور میں ایک قبائلی جرگے سے خطاب کر رہے تھے. مصر کے صدر حسنی مبارک نے متحارب فلسطینی تنظیموں کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت تمام فریقوں کے مفاد میں ہے. شرم الشیخ میں اسرائیلی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے مصر کے صدر نے کہا کہ فلسطینی تنظیموں کی قیادت بات چیت کے لیے سنجیدہ کوششیں کرے ورنہ اسے تمام متاثر ہوں گے. برطانیہ کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر آج وزارت عظمیٰ کے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں اور یورپی یونین، روس، اقوام متحدہ اور امریکہ کے عہدیداروں نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ان کے نئے ممکنہ کردار پر تبادلہ خیال کیا ہے. ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے دوسرے راؤنڈ میں آج پاکستان کے احسام الحق کا مقابلہ روس کے مارت سیفن سے ہو رہا ہے. لندن میں کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ میں احسام الحق نے برطانیہ کے لی چائلڈز کو 6-3، 6-4 اور 7-6 سے شکست دی. مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ اور خصوصاً سندھ مکران ساحل پر اکثر مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. ناظرین، یہ تھی ابھی تک کی تازہ ترین خبریں اور خبروں کے بعد اب پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے بات بارشی کے حوالے سے کرنی ہے اور آپ نے دیکھا کہ خبروں میں بھی زیادہ تر جو خبریں تھیں وہ بارشی کے حوالے سے تھیں اور اس کا آج ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو ہمارا ایک سلسلہ ہے علامہ اقبال کا، اس کی آج دوبارہ سے شروع کرتے ہیں سلسلہ، اور وہ بھی آج کی سچویشن کے حوالے سے ایک دعا ہے وہ جو علامہ اقبال دے رہے ہیں. بانگ درا سے اس کا انتخاب کیا گیا ہے. علامہ فرماتے ہیں: یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر، خودداری ساحل دے آزادی دریا دے، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیشہ فردا دے، میں بلبل نالہ ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو دھاتا دے. ناظرین،
ये अल्लामा इकबाल के चंद अशार, और आपने देखा कि कितनी खूबसूरत एक दुआ है जो अल्लामा दे रहे हैं, और इसमें अल्लाह ताला इसे कबूल भी करे और मुस्लिम उम्मा को इस काबिल बना दे कि जिस तरह अल्लामा इकबाल का एक विजन था। उस हवाले से आज हम बात भी एक ऐसी सिचुएशन की कर रहे हैं जो कि इस वक्त मुस्लिम मुल्क जो हमारा पाकिस्तान है वो एक तकलीफ़ की सूरत में है, और आपको मालूम है कि बारिश की वजह से और फिर ख़ास तौर पे जो समुद्री तूफ़ान आए हैं उसकी वजह से साहिल कराची और फिर बलूचिस्तान के जो साहिल हैं वहाँ पे ज़बरदस्त एक तबाही का सिलसिला हमने देखा है। और मुख्तलिफ़ इतलात के मुताबिक मैं देख रहा था कि कराची और बलूचिस्तान के जो साहिल इलाके हैं उनमें ज़बरदस्त तबाही देखने में आ रही है। मुतअद्दिद अफराद हिलाक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, हज़ारों अफराद जो हैं वो लापता भी हैं, और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि मुतअद्दिद सतहों पर इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। वफाकी हुकूमत जो है वो भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है और सूबाई हुकूमतें भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस हवाले से मैंने जैसे पहले कहा था खबरों के दौरान भी कि हम लेटेस्ट सिचुएशन ज़रा चेक करते हैं और बात करते हैं डीजी मेट ऑफिस हमारे जो हैं चौधरी कमर उस्मान साहब, और उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि लेटेस्ट सूरत हाल क्या है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब ये ज़रा मुझे बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल मौसम के हवाले से बलूचिस्तान और साहिल कराची पर क्या है, आइंदा चंद घंटे जो हैं वो किस तरह गुजरने वाले हैं? जी, इस वक्त अब एज फार एज वेदर इज कंसर्न उसकी सिचुएशन तो काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था वो एक डिप्रेशन की सूरत में ईरान के अंदर मौजूद है। वो रात को ईरान की तरफ निकल गया था, लेकिन अब बलूचिस्तान में उसकी जगह पे लो प्रेशर एरिया एक मौजूद है, जिसमें कल शाम को और काफी हैवी वाइड स्प्रेड रेन की थी बलूचिस्तान में, और इसका सिलसिला कुछ रात को भी कुछ हद तक रेनफॉल का कुछ इलाकों में चलता रहा। लेकिन अब जो है बलूचिस्तान से तकरीबन ये वेदर सिस्टम निकल गया है, और अब नेक्स्ट 12 आवर्स में कोई इतनी ज्यादा हैवी रेनफॉल बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में जो है वो नहीं प्रेडिक्ट की जा रही, एक्सेप्ट कोयटा वैली के साथ वहाँ पर कुछ एरिया के अंदर बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा सिर्फ जो गोवा जो नॉर्थ का एरिया है बलूचिस्तान का लैंड एरिया, वहाँ पर बारिश जो है अभी स्टिल कुछ हैवी बारिश भी हो सकती है उन एरिया में। अच्छा सर ये मुझे बताइएगा कि ये जो हम देख रहे हैं सिलसिला, ये कोई एक्सपेक्टेड था ये आउट ऑफ द ब्लू आया? नहीं, ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं आया। इसकी हमने 22 को इसकी वार्निंग और एडवाइजरी इशू की थी। ऑल्दो अनयूजुअल जरूर था कि इन दिनों में जून का ये जो एंड ऑफ द जून का पीरियड है, इसमें दिस इज नॉट ए साइक्लोन पीरियड, इसमें साइक्लोन आमतौर पे बनते नहीं। दिस इज ए वेरी रेयर फिनोमेना कि जून के इस पीरियड में साइक्लोन बनना अरेबियन सी में, और फिर दिस इज द फर्स्ट टाइम कि अरेबियन सी ने बलूचिस्तान कोस्ट को इस तरह हिट किया। इससे पहले कोई हिस्ट्री में ऐसे नहीं है कि बलूचिस्तान कोस्ट को ट्रॉपिकल साइक्लोन ने इस तरह हिट किया। तो चौधरी साहब जब आपने इसको वार्न भी किया था तो कराची के हवाले से भी आपने जाहिर है कि वार्न किया होगा, तो कराची में फिर इस तरह एकदम एक सरप्राइज किस्म का हमें क्यों महसूस हुआ कि कोई तैयारी नहीं थी हमारी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा जो महकमा मौसमियात है उसने बताया नहीं था हमें। नहीं, ये मैं शायद कुछ लोगों तक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने तमाम अथॉरिटीज को 22 तारीख को पहली वार्निंग जो इशू की थी उसमें हैवी रेनफॉल कमिंग डेज के अंदर बलूचिस्तान और सिंध में दी थी। और लेकिन ये है कि जो अर्ली वार्निंग है उसमें कुछ हद तक जो है वो लॉसेस कम करती है किसी डिजास्टर में। उसको कम्प्लीटली जरूरी नहीं कि जैसे कि ये पहली जो डस्ट स्टॉर्म आया उसमें मेरे ख्याल में अथॉरिटीज के लिए कुछ करना और उसको नुकसान को काफी कम करना काफी जरा मुश्किल था, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं पुराने, कोई बिल बोर्ड लगे हुए हैं, उनको कोई 1-2 दिनों में तो रिमूव नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसकी शिद्दत का अंदाजा नहीं था पहले से? नहीं, शिद्दत का बिल्कुल अंदाजा था। जब पहली हमारी 22 तारीख को जो हमने सुबह इशू की थी एडवाइजरी, उसके अंदर ये दिया था कि हैवी टू वेरी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और वेदर जो है एक्सपेक्टेड है। और 22 तारीख को ही हमने ये साथ ही रिक्वेस्ट की थी इरिगेशन अथॉरिटीज को कि वो केनाल के जो डिस्चार्जेज है उसको रिड्यूस कर दें। वो एक्सेप्शनली जिस वक्त को हैवी वेदर आना हो उस वक्त हम लोग इस तरह की एडवाइस करते हैं। अच्छा, एक चीज से मुझे ये भी बताइएगा जरा एक टेक्निकल बात
کہ साइक्लोन जो है वो आप किस लेवल के जो स्टॉर्म है उसको कहते हैं, और अगर इससे ज्यादा स्पीड हो तो उसको फिर टॉर्नेडो वगैरह, ये जरा थोड़ा सा मुझे टेक्निकल बातें जरा बताइए। वैसे जो है टॉर्नेडो एक डिफरेंट चीज है, जी। लेकिन साइक्लोन और ये डिफरेंट नाम है इनके। साइक्लोन किसी एरिया के अंदर, अमेरिका में इनको टाइफून कहते हैं जी। ये हमारे एरियाज में साइक्लोन कहते हैं, फिर स्फीयर साइक्लोन होता है, फिर सुपर साइक्लोन होता है। तो ये जो कैटेगरी हमारी साइक्लोन की थी, ये जो उसकी सबसे लोएस्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी, उस कैटेगरी का ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो इसकी जो कैटेगरीज हैं ये आप स्पीड से मेजर करते हैं? उसके विंड स्पीड और उससे जो तो ये जो अभी हमने जो फेस किया है ये किस स्पीड का स्टॉर्म था, साइक्लोन? इसकी हमने फोरकास्ट की थी कि 40 से 50 नॉट की सस्टेन्ड विंड्स रहेंगी इसमें जी। तो उसका मतलब है कि कंटिन्यूसली इस स्पीड की विंड, और गस्ट करेंगी 60 टू 70 नॉट, और ये तकरीबन इसी रेंज में रहा है। इससे किसी जगह पे भी कोई 70 से ज्यादा इसमें स्पीड ने जो है इससे ज्यादा रिपोर्ट नहीं हुई किसी जगह। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 60 टू 70 गस्ट करने वाली विंड्स थी वो भी, उसके लिए भी हम बेसिकली तैयार नहीं थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे कहीं ज्यादा 100 से भी ज्यादा जो स्पीड के साइक्लोन्स और टॉर्नेडोज वगैरह जो होते हैं अमेरिका या दूसरी जगहों पे आते हैं और वो लोग उसको फेस करते हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है। जी हाँ, बिल्कुल इस बात की जरूरत है कि हम लोग अपनी जो डेवलपमेंट पॉलिसीज और जो उसके अंदर डेवलपमेंट प्लान है उसके अंदर डिजास्टर्स के एस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखा जाए। आज की क्या फोरकास्ट है बलूचिस्तान के हवाले से? बलूचिस्तान के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि मोर और लेस वो अब सिस्टम जो है वो सबसाइड कर रही है, और अब एक्सेप्ट कोयटा के सराउंडिंग में कुछ एरियाज में बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है, और दूसरा जो ग्वादर के नॉर्थ के जो एरियाज हैं उसमें अभी कुछ हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज बलूचिस्तान बाकी सारे में नॉर्मल स्कैटर्ड सी रेन कुछ हो सकती है, लेकिन उस तरह की हैवी और सीवियर नुकसान पहुंचाने वाली रेंज है। और आइंदा चंद दिन में भी इस तरह का कुछ होने? चंद दिन में भी बलूचिस्तान की हद तक तो यही है, लेकिन ये कि another after about 24 hours फिर ये अपर पार्ट हमारे उसके अंदर जो एक्टिव मॉनसून रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये 24 घंटे के दौरान पंजाब में, और पंजाब इंक्लूडिंग इस्लामाबाद, कश्मीर, इन इलाकों में। और वो भी खासी शदीद होंगी, मतलब अच्छी खासी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो कितने दिन तक चलेगा इसका स्पेन? वो कोई 1.5 दिन तक। 1.5 दिन तक चलें। चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट जी। आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब डीजी मेट ऑफिस हमारे साथ मौजूद थे, और वो बता रहे थे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो था वो अब खासी हद तक सबसाइड कर गया है और ईरान की तरफ उसका रुख चला गया है, और वो ये भी बता रहे थे कि वाइड स्प्रेड रेन जो हुई है उससे इलाके में खासी तबाही हुई है, और वहाँ पे हालात वो ये बता रहे थे बेसिकली कि 22 जून को उन्होंने कहा कि हमने वार्निंग दे दी थी, और इवन के जो दरियाओं में और दूसरे जो नहरें वगैरह हैं उनके लिए भी हमने वार्निंग की थी कि आप ज़्यादा पानी रिलीज़ मत करें। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये एक अनयूजुअल सिलसिला था जिसकी तवक्को तो थी और प्रेडिक्ट भी किया जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। लिहाजा इस वजह से पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी इसके लिए तैयार नहीं थी, अर्ली वार्निंग सिस्टम होने के बावजूद उसके लिए तैयार नहीं थी। और साथ साथ फिर उन्होंने ये भी बताया कि टोर्नेडो और जो दूसरी चीज़ें हैं, मुझे मालूम है कि अमेरिका वगैरह में तो खासी स्पीड के साथ इस तरह के टोर्नेडोस आते हैं, लेकिन यहाँ पे 40-50 की स्पीड का जो एक तूफ़ान है वो कोई इतना बड़ा तूफ़ान वहाँ पे नहीं समझा जाता। लेकिन इसके बावजूद चूँकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे शायद, और हमारे पास इतना शायद पैराफिनीलिया भी मौजूद नहीं था, इस वजह से शायद वी कॉट अनअवेयर्स। तो इसमें मेरा ख्याल है कि मामला जो हैं वो देखने वाले हैं। इसमें हुकूमत को भी चाहिए, जैसा डीजी साहब भी कह रहे थे, कि हम जो प्लानिंग करें तो उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से भी कुछ ना कुछ जो मददात हैं वो सामने रखनी चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान की नेवी के बारे में कल रिपोर्ट्स आई थी कि उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से इस तूफ़ान के दौरान वहाँ पे जो लोग स्टक हुए हुए थे समुंदर में उनको तकरीबन 100 की तादाद में लोगों को बचाया है, और मैं समझता हूँ कि ये हैट्स ऑफ टू देम, और इन्होंने बड़ा एक बहादुरी का काम किया है। और इसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी करना, और मैं समझता हूँ कि इस ख़ास तौर पे इस तरह के क्राइसिस में हेलीकॉप्टर्स वगैरह को लेके जाना और फिर इतना रिस्क लेना अपनी जानों का भी, तो एक बहुत बड़ी बात है। तुर्बत के हवाले से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे भी कोई डैम टूटने से 10,000 के करीब लोग जो हैं
वो स्टक हुए हैं और बेघर होने का उनका अंदेशा है। केच का जो इलाका है उसमें भी हालात खासे शदीद इतलात आई हैं कि ख़राब हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ ने 20 करोड़ रुपए की इमदाद दी है कराची के लिए, और एक C-130 त्यारा जो है वो इमदादी सामान लेकर ग्वादर भी पहुंचा है, और ग्वादर का भी जो हाल है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मालूम हुआ है कि ग्वादर से भी राब्ता इस वक्त मुनक़ता है। जैसे कि महकमा मौसमियात के DG साहब कह रहे थे कि बारिश आज थम जाएगी, और इस वक्त मुख्तलिफ सतहों पर जो भी सूरत हाल है उसका तज्ज़िया हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बारिश के थमने के साथ साथ ये भी हमें इतलात मिली हैं कि 3 जो अजला हैं ग्वादर, तुर्बत और बोलान, वहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई है, और इस वक्त इंतज़ामिया जो है, अब इंतज़ामिया के पास भी रिसोर्सेज नाज़रीन लिमिटेड हैं, और इसमें जो आप लोग इंडिविजुअल्स हैं वो भी इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। और मैं देख रहा था कल के हमारे जब साहिल पे बारिश के और शदीद तूफ़ान के आसार नज़र आ रहे थे, तो उस वक्त बहुत से लोग वहाँ पे साहिल पे जाके पार्टिंग कर रहे थे। वो बड़ी गलत बात थी। मेरा ख्याल है कि इस तरह की सिलसिला जो है उसे रोकना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि हम इस तरह के मामला ना करें। अब ज़रा हम चलते हैं कराची और बात करते हैं सैयद अनवार हैदर साहब के साथ, जो कि सीनियर मेंबर हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के और रिलीफ कमिश्नर सिंध हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब। वालेकुम अस्सलाम। अनवार साहब, क्या सूरत हाल है रिलीफ के हवाले से सिंध में और कराची खास तौर पे? आपने देखा कि किस तरीके से हिट हुआ है इस बारिश और तूफान के बाद, तो अभी क्या सूरत हाल है रिलीफ की? सूरत हाल ये है कि ये तूफान तो निकल गया है, लेकिन बारिशों ने काफी यहाँ पर लोगों को मुतासर किया है, और कराची में तकरीबन 15 जगहों पर रिलीफ कैंप खोले गए हैं, और रेंजर्स भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प कर रहे हैं। 5 रिलीफ कैंप चल रहे हैं, जो खुसूसन केटी बंदर, खारोछान वगैरह में जैसे उनके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने कायम किए हैं, उन्होंने हमें बताया है। बदीन में उन्होंने 11 रिलीफ कैंप कायम किए थे, लेकिन वो जो समुद्री पट्टी से लोग उठकर आए थे वो वापस अपने देहातों को चले गए हैं, तो वहाँ कोई रिलीफ कैंप इस वक्त ऑपरेशन में नहीं है, और किसी जगह पर कोई रिलीफ कैंप नहीं है। कोई बारिश की वजह से कोई इलाके अभी ऐसे नहीं डूबे हैं अंदरूनी सिंध में कि जहाँ लोगों को वहाँ से मुंतकिल किया जाता। बारिश हुई है, इंटरमिटेंट हुई है, और अभी हो भी रही है, रात में भी कई जगहों पर हुई है, लेकिन इतनी हेवी बारिश नहीं हुई है कि जिसकी वजह से लोगों को मुंतकिल करने की जरूरत पेश आती। क्या कराची में भी इस वक्त बारिश हो रही है अनवर साहब? इस वक्त कराची में बारिश नहीं हो रही, मतलब साफ भी नहीं है, बादल हैं। रात में इंटरमिटेंटली होती रही है। असल में कराची में मसला ये है कि यहाँ का जो नेचुरल ड्रेनेज है वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ की डेवलपमेंट की नजर हो गया, और वो रास्ते ब्लॉक हो गए। कुछ इंक्रोचमेंट की नजर हो गया, बड़े बड़े नाले जो थे हमारे वहाँ उनमें इंक्रोचमेंट हो गई, तो इस वजह से ये जो पानी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर रुक जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जब तक कि वो निकाला न जाए। जी, कराची एडमिनिस्ट्रेशन ने स्प्रे का भी सिलसिला शुरू करवाया है ताकि ये मच्छर पैदा न हो और लोगों के लिए बीमारी का बाइस न बने। वैक्सीनेशन के लिए टीमें भी निकाली हैं कि जहाँ जहाँ लोग हैं। लोग दरअसल यहाँ बिजली की वजह से ज्यादा परेशान है, बारिश की वजह से बिजली चली गई है, तो उसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी दरपेश है। बाकी लिहाज से जहाँ जहाँ जरूरत है, शहर के तकरीबन 7-8 टाउन के अंदर ये 15 हमारे रिलीफ कैंप लगे हुए हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में रेंजर्स भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, और अल्लाह ने चाहा तो ये जल्दी हालात बेहतर होंगे, लोग वापस अपने घरों को। किस किस्म की शिकायत लोग लेकर आ रहे हैं आपके पास? कुछ लोग जख्मी या कुछ लोगों के पास खुराक नहीं है? लोगों को मेन शिकायत बिजली और पानी की और ट्रैफिक जैम की है। जो पानी जब भर जाता है सड़कों पर तो ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो बहुत कम हो जाती है, ट्रैफिक जैम हो जाती है, लोग देर से अपने घरों को पहुंच पाते हैं। तो ये है शिकायत, और ये सब बारिश की वजह से है। लामोहल्ला ये जो शिकायत हैं, बिजली की शिकायत हैं, कई इलाकों में मुसलसल बिजली नहीं है। लोग यहाँ पर सारे सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, गवर्नमेंट के साथ पूरा ताउन कर रहे हैं, और लोगों को जो भी सहूलत मुहैया की जा सकती है। जो जख्मी हुए थे उनको इलाज के लिए, असल में 23 जून का वाकया जो है हमारे यहाँ वो सबसे ज्यादा शदीद था, जब 60 नॉट की स्पीड से ये विंड स्टॉर्म आया था, और उसने बहुत से घर गिरा दिए थे। जो कच्चे घर थे उनकी छतें टीन की थी, उड़ गई थी, उससे बहुत लोग हलाक हुए। सरकारी
جو ہمارے DCO صاحب ہیں ان کے جو اسسمنٹ ہے اس کے مطابق 77 جانیں تلف ہوئی ہیں، لیکن AP فاؤنڈیشن کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کے پاس 228 لاشیں ہیں، لیکن اب ہر لاش کی تحقیق ہو رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں پر آئی اور کس طرح سے وہ شخص جو ہے وہ ہلاک ہوا تھا، تاکہ ان کے جو ورثاء ہیں ان کو معاوضہ دیا جا سکے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی 200 ملین کا فنڈ دیا ہے گورنمنٹ آف سندھ کو۔ میں نے پڑھا ہے کہ پنجاب نے بھی 5 کروڑ روپے 50 ملین دیے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ نے اب تک ریلیف ڈپارٹمنٹ کو 71 ملین ریلیز کر دیے ہیں۔ ہم نے کراچی ایڈمنسٹریشن کو بھی پیسے دیے ہیں، اور جو اضلاع ہیں ان کو بھی ایڈوانس میں دیے جا رہے ہیں، تاکہ وہ جو امدادی کارروائیاں ہیں اس میں کوئی تاخیر نہ ہو اور فوری طور کے اوپر لوگوں کو سہولتیں مہیا۔ اچھا انور صاحب، بجلی کے حوالے سے کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں؟ بجلی KESC کا پہلے سے بحران چل رہا تھا، اپڈیٹس کوئی بہت انکریجنگ نہیں ہیں۔ شہر کے تقریباً تمام ہی علاقے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ VIP علاقے محفوظ رہتے تھے جیسے، لیکن اب تو جو حال ڈیفنس کا ہے وہی حال لیاقت آباد کا ہے۔ تو بجلی کا بحران کا ایک مین سبب تو یہ ہے کہ بجلی کا استعمال پچھلے سالوں کی نسبت اس سال کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ وہ یہ ہوا ہے کہ ایئر کنڈیشنر جو سستے ہوئے ہیں، یہ اسپلٹ AC، اس کے بعد ہر شخص نے اپنے گھر میں لگا دیا ہے۔ قانونی طریقے سے بجلی لے رہا ہے وہ یا غیر قانونی طریقے سے بجلی لے رہا ہے بڑھ گیا ہے، جس کو پورا کرنے کے لیے جو ان کے پاس سپلائی ہے کہ KESC کے پاس وہ کافی نہیں پڑ رہی ہے۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ مینٹیننس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے کافی گورنر صاحب نے، چیف منسٹر صاحب نے KESC کو بلا کر کہا بھی تھا کہ بھئی آپ کی بارشوں سے پہلے تیاری کر لیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ تیاریاں اس معیار کی نہیں ہو سکی ہیں۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ بارش کے 23 جون میں جو یہ ونڈ چلی ہے 60 ناٹ کی اسپیڈ سے، اس سے کافی جو ان کی ٹرانسمیشن لائنیں تھیں وہ بھی بڑی متاثر ہوئی ہیں۔ اور اس میں انور صاحب ذرا مجھے بتائیے گا کہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو تھا، مختلف جو ڈیتھس ہوئی ہیں اس میں ہورڈنگز کا بھی ایک رول رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا اپڈیٹ؟ ہورڈنگ کا خیر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ بات ہورڈنگ سے ہوئی، ہورڈنگ سے بھی کچھ لوگ ہلاک ہوئے اور زخمی ہوئے، اور لیکن یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 3-4 سال میں کراچی شہر کا کلچر جو سڑکوں کا تھا وہ بدل گیا تھا، ان کی شکل بدل گئی تھی۔ بڑے بڑے ہورڈنگ، پتہ نہیں کیا یہ ایک اشتہاری مہم چلی ہوئی ہے ہر چیز کے لیے، تو وہ بڑے بڑے ہورڈنگ لگا دیے گئے۔ وہ پھر یہ نہیں سوچا گیا کہ ان ہورڈنگز کو اگر ایک تو یہ ہے کہ شہر کی صورت بگڑ جائے گی، دوسرا یہ تھا کہ اگر تیز ونڈ چلے گی تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ اب گورنمنٹ نے سخت اس میں ایکشن لیا ہے ڈیفینس کے اور کنٹرولمنٹ کے علاقوں میں، تو ہورڈنگ ریموو کرنے کے بھی آرڈر کر دیے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے آرڈر کیا کہ کسی گورنمنٹ بلڈنگ پہ کوئی ہورڈنگ نہیں ہوگا۔ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بھی اس کا نوٹس دیا ہے، اور وہ بھی جو ہورڈنگز کو جو ایسی غلط جگہوں پر لگے ہوئے ہیں یا جو پرابلم کا باعث بن سکتے ہیں ان کو ریموو کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں تمام ہورڈنگز ریموو کی جائیں گی یا کوئی پالیسی ایسی بنائی جائے گی کہ سلیکٹیو؟ ایسی پالیسی بنائی جائے گی کہ جو یعنی جو خطرناک جگہیں ہیں وہاں پر ہورڈنگ نہیں ہونا چاہیے، یا ہورڈنگ کا کوئی لگانے کا کوئی معیار ہونا چاہیے، اس کی مضبوطی کا، اس کے سائز کی کوئی حد ہونی چاہیے۔ یہ ہورڈنگ ہوتے ہیں ساری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتے پاگل بند سے کہ جیسے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ہو گئے تھے۔ چلیں انور صاحب، بہت شکریہ، آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ ہوئی، اور بہت شکریہ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ انشاءاللہ، تھینک یو ویری مچ۔ سید انوار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر ممبر ہیں بورڈ آف ریونیو کے اور ریلیف کمیشنر سندھ، بتا رہے تھے کہ 15 جگہوں پر ریلیف کیمپس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ میں بھی وہ بتا رہے تھے کہ ٹھٹھا میں بھی 5 سینٹر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم اصل صورتحال جو ہے وہ مزید جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، چلتے ہیں دوبارہ کراچی اور بات کرتے ہیں بلقیس ایدھی صاحبہ کے ساتھ، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا اپڈیٹس ہیں۔ بلقیس ایدھی صاحبہ، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بلقیس صاحبہ، مجھے ذرا بتائیے گا کہ ابھی وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ آپ کے جو ہمیں پہلے خبریں آئی تھیں کہ 200 سے زائد جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ آپ کے پاس موجود تھیں، اور حکومت کہہ رہی تھی کہ اس میں تقریباً 60 سمتھنگ کے قریب جو لاشیں تھیں وہ بارش کے ریلیٹڈ تھیں، باقی نہیں تھیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ ہمیں جو لاشیں ملی تھیں تمام ریلوے اسٹیشنوں سے اور پولیس اسٹیشنوں سے ملی تھی اور تمام اسپتالوں سے ملی تھی جی، اور یہ جو 212 لاشیں ملی تھی اس کے 150 وارث مل گئے تھے جی، اور ابھی جو صورتحال ہے کچھ بہتر ہے۔ 100 کے قریب بحری خدمات ورکر جو ہے ہمارے تیار ہیں، 8 کشتیاں تیار ہیں کیٹی بندر میں، مبارک ولیج میں جو کہ سمندر کے کنارے پہ ہیں، وہاں پہ ٹیمیں بھیجی گئی ہیں، ان کے لیے راشن کا مسئلہ ہے تو وہ حل کریں گے۔ ریسکیو ٹیم تیار ہے ہماری، ایمبولینس تقریباً 200 تیار ہیں، سب کی چھٹیاں ہم نے منسوخ کر دی ہیں، ڈرائیوروں کی کفن اور چادریں تیار ہیں۔
अभी मुश्किल इतना नहीं है, अभी बारिश खत्म हो गई है, लेकिन हम लोग हमेशा हमने सैलाब में काम किया है, इसलिए हमको पता है कि हमको सैलाब में किस तरह काम करना है। लेकिन बिल्किस साहब मुझे ये बताइएगा कि इस दफा तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतना शिद्दत से ये तूफान आएगा। हमारे सेंटर की 2 बड़े बड़े सेंटरों की 14 फुट लंबी दीवारें गिर गई और हमारे स्कूल की भी दीवार गिर गई। ये पता नहीं अल्लाह की तरफ से था सारा मुश्किल मामला, इस तरह ज्यादा लोग मरे हैं। तो अभी आज तो जरा सुकून है, आज तो बारिश भी जरा ज्यादा नहीं हो रही है। नहीं, बहुत सुकून है आज तो। अच्छा, और अभी ना किसी वक्त कुछ भी हो सकता है और हमारी पूरी टीम तैयार है, और है ना हमारी कश्तियां भी तैयार है, हमारे जो रेस्क्यू की टीम के बंदे हैं वो भी तैयार है, और सबकी हमने छुट्टियां भी मंसूख। अच्छा, बल्कि साहब मुझे बताइएगा कि जख्मियों के हवाले से आपने कुछ लोगों की मदद वगैरह की है? बिल्कुल की है, जख्मी हमारे सिविल जिना अस्पताल में है और उनकी बराबर हमारे बच्चे मदद कर रहे हैं, और हमारे सिविल जिना वाले डॉक्टर भी बड़े बेहतरीन डॉक्टर हैं और बेहतरीन स्टाफ है, वो लोग दिल जान से उनकी काम कर रहे हैं। चलें बल्कि साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, और अल्लाह ताला आपको मजीद तौफीक दे। हमारी मतलब बहुत अलर्ट है, पुलिस को भी बहुत अलर्ट देखा है मैंने। अल्लाह करे कि सब लोग अलर्ट हों और सब लोग मिलके। शोबे को मैं बुरा नहीं कहूंगी, इसलिए कि हर एक ने अपनी जान जोखिम में डाल के काम किया है। बेशक, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, और हमारी दुआएं और ख्वाहिशात आपके साथ हैं जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बल्कि एदी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, एदी फाउंडेशन की इंचार्ज हैं, और बता रही थी कि वहाँ पे 212 के करीब वो कह रही हैं कि लाशें जो हैं वो उन्हें मिली थी, उनमें से 150 के वर्सा जो हैं वो भी उनको मिल गए हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमने तमाम वर्कर्स की छुट्टियाँ जो हैं वो मनसूख कर डाली हैं, और तमाम लोग जो हैं वो स्टैंड बाई हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी इवेंचुअलिटी की सूरत में वो जो भी अगर मामलात होते हैं तो उनको वो हल करने की कोशिश कर सकें। हमने कोशिश की है बात करने की गवर्नर सिंध जनाब डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब के साथ, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया था, लेकिन इस वक्त वो अवेलेबल नहीं है और उनसे बात नहीं हो पा रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा कि उनसे कोशिश की जाए बात करने की, ताकि एक ज़रा एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी हम ले सकें, और गवर्नर सिंह जो हैं वो हमें बता सकें कि इस मामले में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त हो रहे हैं कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो इस हवाले से क्यों नहीं थी इस काबिल कि हम नुकसान को कम से कम कर सकते। और ख़ास तौर पे होर्डिंग्स का जो मामला है उसमें कराची के बारे में जिस तरह भी बात हो रही थी कि कल्चर ही बदल गया है, और सड़कों के ऊपर ह्यूज जो होर्डिंग्स हैं वो भी वहाँ पर आवेज़ा हैं। इनकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरीके से लगाए जाने चाहिए, सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन उनकी कोई ना कोई जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो भी मौजूद होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि मामलात ज़रा दूसरे लेवल पे होते हैं तो इसलिए वो जो भी जी चाहता है वो कर डालता है, और जब फिर नुकसान होता है तो फिर हमारी ज़रा नींद खुलती है और फिर हमें होश आती है। तो इस मामले में मेरा ख्याल है कि हुकूमत के भी अपने कुछ जो मामलात हैं ख़ास तौर पे सिंध में उनको भी ज़रा थोड़ा सा करना चाहिए। और वज़ीर आला सिंध के हवाले से भी जो बयान आया है कि ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इस तरह का सिलसिला है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये ख़वातीन के जो पोस्टर्स लगाए गए थे, ये भी उनकी अपनी एक ओपिनियन है, इस पर भी खासे लोग उनको वो करेंगे। अब हम बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बताया जा रहा है कि वो भी चूँकि रात खासी देर तक काम करते रहे हैं इसलिए उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से कोई ना कोई सूरत हाल हो। और इस वक्त बात करते हैं, हम तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के राज़िक बुगटी साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। राज़िक बुगटी साहब अस्सलाम वालेकुम। बुगटी साहब क्या सूरत हाल है आज बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि खासी खबरें आई हैं वहाँ से कि मुख्तलिफ जगहों का राब्ता मुनक़ता हो गया है, मुख्तलिफ लोग जो हैं बेघर हो गए हैं, और ख़ास से लोग जो हैं वो जानों से भी हाथ खो बैठे हैं। तो मुझे ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त खासकर हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, एक डिस्ट्रिक्ट केट और एक डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी जी, ये 2 बहुत मुतासर हुए हैं। और इसके बाद फिर बारी आती है डिस्ट्रिक्ट ग्वादर की, क्योंकि वहाँ तो कल समुद्री तूफान लाया था, लेकिन उसका रुख ईरानी साहिल की तरफ हुआ, तो वहाँ तो पहले से बहुत से हिफाजती तदाबीर की गई थी। लेकिन यहाँ केट में भी अगरचे ईरानी डैम के आसपास लोगों को कुछ मकामात पे मुंतकिल किया गया था, लेकिन बारिश के तसलसल की वजह से और नदी नालों में तग़यानी की वजह से पानी जो है वो कम नहीं हुआ है। और इसके नतीजा ये है कि तुरबत शहर के साथ साथ जितने मुज़ाफ़ाती इलाके हैं
वहाँ पानी जो है इस वक्त उसकी बल्कि वो बढ़ रहा है और लोगों ने जो है वो पक्के जो मकानात हैं उनकी छतों पे या कहीं पनाह ली हुई है और वो अभी भी मस्जिदों की छत पे और लोग मतलब बार बार यहाँ किसी न किसी तरह से राब्ता कर रहे हैं कि उनको वहाँ से जो है निकाला जाए। तो यहाँ मौसम की बारिश है, बादल हैं, अगर कि यहाँ तैयारी मुकम्मल की गई थी कि हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी मदद की जाएगी, लेकिन मौसम अभी इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। बहरहाल रिलीफ जिस हद तक हो सकता है उसका काम तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि वसी इलाका ये अभी आया है इस आफत के तहत, तो उस हवाले से थोड़ी मुश्किलात भी हैं। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ कोई अपना इमरजेंसी सेंटर, रिलीफ सेंटर ये सब बनाए हैं और टीम भी जा रही है वहाँ जायजा लेने के लिए, लेकिन ये कि अभी बहुत काम करना बाकी है। ये जो टीम आप कह रहे हैं कि जा रही है जायजा लेने के लिए और बाकी जो रिलीफ का काम जारी है, इसमें जो हायर मैनेजमेंट है आपकी बलूचिस्तान के वजीर आला और गवर्नर, वो क्या कर रहे हैं इस हवाले से? उन्होंने यही कि अभी चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहब जो है वो जा रहे हैं, तो वो जायजा लेंगे और उस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब ने ही उनको हिदायत की है कि 10 करोड़ का उन्होंने फंड भी रिलीज किया था कि इमरजेंसी जो भी मदद है उनको की जाए। इससे पहले भी क्योंकि खतरात तो महसूस हो रहे थे, हिज़्ब मुतक़द्दम के तौर पे कुछ रिलीफ का सामान जिसमें खुराक थी या टेंट थे या पीने का साफ पानी था या हंगामी हालत से निपटने के लिए जनरेटर वगैरह थे, वो तमाम भिजवाए गए थे। लेकिन क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई है और यानी वो जो इम्कान था या जो अंदाजा लगाया गया था उससे ज्यादा जो है वो बारिश भी हुई है और तूफानी भी आई है, सैलाब भी, तो उसकी वजह से अब ये कर रहे हैं कि ये जायजा लें, ये जाएं। लेकिन सबसे बड़ा मसला मौसम का है। गंदावा में तो अब बारिश नहीं हो रही है इस वक्त जलमक्सी में, लेकिन तुर्बत की तरफ हो और ये केच में सूरत हाल जो है अब बारिश भी है और तो कोशिश यही हो रही है कि और मुतवारिद तरीकों। बुटी साहब मुझे एक चीज बताइए, बुटी साहब मुझे हेलो, हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे राजी बुटी साहब से और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो वहाँ पे इंतजामिया है वो किस तरीके से रिलीफ पहुँचा रही है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे रेस्ट करने के मामला जो हैं वो इस वक्त नहीं होने चाहिए। मुझे बताया गया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, तो ये आराम करने का वक्त नहीं है, यहाँ पे रिलीफ पहुँचाने का वक्त है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त राजी बुख्ती साहब को हम दोबारा ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन द मीन टाइम हम चलते हैं ज़रा कराची और सिटी नायब नाज़िम जो हैं नसरीन जलील साहबा, उनसे बात करते हैं। नसरीन जलील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसरीन साहबा, क्या सूरत हाल है कराची की? और कराची रोशनियों का शहर इस वक्त अंधेरों में डूबा हुआ है। देखिए, ये बिजली का जो मसला है ये तो बिल्कुल आपको पता है कि बहुत ही संगीन होता चला जा रहा है जी। लेकिन दीगर सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर है। अल्लाह का करम है कि जो पहले दिन जिस तरह से तबाही हुई थी और बहुत ज्यादा अमवात हुई थी, तो वो कम से कम कंट्रोल में है। और दूसरी बात ये कि पानी अगर आप देखेंगे पूरे शहर में कहीं आपको खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा, जैसे कि मीडिया मुस्तकिल दिखाता रहा पिछली बारिशों में। और उसके बाद से जो CDG के ने नाज़िम शहर ने जो इक़दाम किए हैं, तो उसकी वजह से पूरा जो कहीं पानी जमा हो नहीं रहा है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाए गए हैं। इसके अलावा जहाँ जमा हो रहा है फौरी तौर पे वहाँ से पंप आउट किया। अच्छा, एक नसीम साहब एक चीज मुझे बताइएगा, मेरी अभी बात हो रही थी रिलीफ कमिश्नर सिंध के साथ और वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है वो शदीद तरीके से मुतासिर हुआ है और जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनकी वजह से भी इसमें एक मसला मजीद गड़बड़ हुई है उसमें। तो ये तो एक आपकी गवर्नमेंट का काम होना चाहिए था ना कि ये इस तरह की इंक्रोचमेंट्स जो हैं वो आप रोकते हैं इनको। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब 60 साल से नहीं रुकी थी तो एकदम से जादू की छड़ी तो है नहीं नाज़िम शहर के पास कि वो हटा दें। और दूसरी बात ये कि इंक्रोचमेंट हटाने में ह्यूमन एंगल है जिसको अगर हटाया भी जाता है तो मैं समझती हूँ कि मीडिया सबसे ज्यादा इसको हाईलाइट करता है और शोर करता है और उसको पॉलिटिकल इशू बना दिया जाता है। तो ये हमारी ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से वो हम नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए था। लेकिन लॉन्ग टर्म जो हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं
उसमें बिल्कुल ये बात है कि नालों पे कोई किसी किस्म की तजावजात को कायम नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जाहिर है कि इसको हटाने में भी वक्त लग रहा है। और कराची जो है वो इतना सेंसिटिव और फ्रेजाइल है, जहाँ इतने कौमियतों के मज़ाहिब के लोग बसते हैं कि आप यहाँ पे डंडा लेके और एक सिरे से शुरू करें और करते चले जाएं, वो वैसा माहौल नहीं है। और नहीं, लेकिन नसरीन साहबा, डंडे के बगैर भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। आप देखें ये जो KESC का मामला है, इसमें तो डंडे की जरूरत नहीं है ना। इसमें मैं समझती हूँ कि इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जरूरत है। क्यों हर चीज जाके फेडरल गवर्नमेंट के पास फंस जाती है? क्यों पूरी बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड से ही कराची को? तो आप इस मामले को क्यों नहीं उठाती हैं? फेडरल गवर्नमेंट में भी आप लोग मौजूद हैं ना। अब उठा रहे हैं ना बाबर गौरी। अब आज इंशाल्लाह इस मसले को भी रेज करेंगे और प्राइवेटली भी गवर्नर सिंध। अच्छा, होर्डिंग्स के हवाले से जरा बताइएगा कि अब क्या पॉलिसी है? होर्डिंग्स तमाम उतार दी गई हैं? नहीं, होर्डिंग्स जो है कम से कम शाहराह फैसल से उतार दी गई हैं। और कल कोर कमांडर ने डिफेंस और कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से कहा कि वो डिफेंस से भी उतरवा रहे हैं। लेकिन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पहले ही 3200 होर्डिंग्स उतरवा चुका था। और अभी जो सूरत हाल हुई है होर्डिंग्स के गिरने से जो अमवात हुई, 96 होर्डिंग्स ऐसे अदारों की गिरी हैं जिनका ताल्लुक सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से नहीं है, चाहे वो रेलवे हो, सिविल एविएशन हो, कंटोनमेंट बोर्ड के 56 बोर्ड गिरे हैं। और इसके ऊपर बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं, कल भी हुई है, परसों भी हुई है। और इसको बिल्कुल एक लाएअमल के तहत, क्योंकि अब हम देखें अगर हम साइक्लोन जोन में आ गए और यहाँ पे जैसे बारिश के अभी भी इम्कान है कि अगले 24 घंटे में मजीद बारिश होगी और फिर कोई और साइक्लोन ना आ रहा हो, तो हम वी कांट अफोर्ड टू लेट दिस इशू गो कि हम रेवेन्यू की खातिर जो है वो पूरे शहर में होर्डिंग्स लगाएं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम जो है शहरी हुकूमत जो भी बायलॉज बनाती है उसके दीगर तमाम एजेंसीज जो हैं वो उसकी पाबंद होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और तो इस पे काम हो रहा है और बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। नाज़िम ने तो पहले ही इस पे एक्शन ले लिया था, लेकिन दीगर अदारों को जैसे कंटोनमेंट बोर्ड या डिफेंस, इसको भी कोर कमांडर साहब बता रहे थे कि उस पे उन्होंने कहा है कि हम तो अपनी उतारना शुरू कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और नसरीन साहबा, जो आपने कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर, आज आप देखें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत बेहतर है। बारिश हो रही है मुस्तकिल कराची में वक्फे के साथ, लेकिन जो सूरत हाल शुरू में बन गई थी वो माशाल्लाह कल नहीं हुई। और जो पानी का भी, जैसे मैंने बताया कि बाथ आइलैंड वगैरह तो पानी से बिल्कुल भर जाते थे और चलने की गुंजाइश नहीं होती थी। और चुंदरीगढ़ रोड पे पानी भरा हुआ था। इस दफा आप देखें कि कहीं पे पानी इस तरह से नहीं। चलें, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और मैं आखिर में गुजारिश आपसे यही करूंगा कि पॉलिटिकल प्रेशर से और मीडिया के प्रेशर से ऊपर उठकर आप, क्योंकि इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोग जो हैं वो इस तरह की चीजों में नहीं आते हैं। आप जो कराची के लोगों ने जो आपको एक मैंडेट दिया है उसको देखें, आप मीडिया के और दूसरों के प्रेशर्स को मत देखें और जो चीज लोगों के लिए बेहतर है वो करें। मेरे पास पता है 50 से ज्यादा लोग आए होंगे जिन्होंने कहा होगा कि वी आर टोटली सेटिस्फाइड जिस तरह से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने काम किया है नाज़िम की निगरानी में और मुस्तकिल लगे हुए हैं वो। तो जो हमारे मीन्स हैं, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए यकीनन हम जो है बेहतर से बेहतर काम करेंगे। आपको पता है कि पॉलिटिकल विल जहाँ होती है वहीं पे काम हो सकता है। चलिए, अल्लाह करे लोग और ज्यादा नेशनलिस्ट हो जाएं और हुब्बुल वतनी का सबूत दें लोग, तो मजीद और बेहतरी होगी। और इसमें देखिए मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया लोगों को एजुकेट भी करे साथ साथ। बिल्कुल ठीक। और मीडिया अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार है नसरीन साहबा। और मैंने इसलिए आपसे कहा कि मीडिया में होने के नाते से मैं ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे प्रेशर्स और हमारी जो बातें हैं उनसे हट के आप वो देखें कि जो लोगों के लिए बेहतर है वो करें आप। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नसरीन जलील साहबा नायब नाज़िम हैं सिटी कराची की, और वो हमें बता रही थी कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है और किस तरीके से वो मामला को हल करने की कोशिश कर रही हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि कई दफ़ा हम लोग भी अनड्यू प्रेशर जो है वो एक छोटी सी बात को लेके डाल देते हैं प्रेशर, और फिर वो ओवरऑल जो एक सिनेरियो होता है वो सफ़र करता है और ख़ास तौर पे लोग सफ़र करते हैं। इसमें दोनों तरफ से मेरा ख्याल है कि एक अक्ल का जो दामन है वो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सिटी कराची जो है ये तकरीबन 2 करोड़ लोगों का शहर है और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका एक हब है।
तो उसको मुतासिर नहीं होने देना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो ये जो होर्डिंग का मामला है, होर्डिंग्स इतनी बड़ी तादाद में और इतने शैवी अंदाज से जहाँ पे वो लगाई जाएँ, वहाँ पे ज़ाहिर है कि उसके मामलात इसी तरह होंगे और उनमें एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जानी चाहिए। और ख़ास तौर पे वो लोग कि जो ये लगाते हैं उनके लिए भी एक कुछ पैरामीटर्स तय किए जाने चाहिए कि वो किस तरह लगाएं। ज़रूर लगाएं, बाकी दुनिया के शहरों में भी लगती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे वो इलाके जो कि साइक्लोन हिट एरियाज़ हो सकते हैं उनमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स ज़रूर होने चाहिए। हम बात कर रहे थे इससे पहले राज़ी बुगटी साहब के साथ भी, तो उन्होंने हमें बताया कि डिस्ट्रिक्ट केच और डिस्ट्रिक्ट झलमक्सी जो हैं वहाँ पे हालात ख़ासे ख़राब हैं और बहुत हद तक मुतासिर हुए हैं पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट्स। और डिस्ट्रिक्ट ग्वादर में भी उन्होंने कहा कि हालात जो हैं वो इस तरह ही गड़बड़ हैं और लोग मस्जिदों की छतों पर खड़े होकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीफ पर अगरचे काम हो रहा है, लेकिन उनके वो खुद कह रहे थे कि अभी टीम एक जा रही है जायज़ा लेने के लिए, तो अभी टीम जाएगी, फिर उसके वो आएगी, तो उस पर मज़ीद हम दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं राज़ी बुगटी साहब के साथ और उनसे जो बात हो रही थी उसमें उसको ज़रा आगे बढ़ाते हैं। जी राज़ी बुगटी साहब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। बुगटी साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि जो रिलीफ एफर्ट्स हैं, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कंसर्न हूँ बलोचिस्तान के हवाले से भी, क्योंकि बलोचिस्तान के इलाके जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे पहुँचाना भी रिलीफ का एक खासा बड़ा अमल होगा। इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक C-130 तैयारा जो है वो भेजा है ग्वादर में, और जो आपकी सूबाई हुकूमत है उसके रिसोर्सेज का भी मसला होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको नजर आने की हद तक तो नजर आना चाहिए ना आपको। नहीं, उसमें ये है कि इससे पहले चूंकि ये जो नेट ऑफिस है उन्होंने ये रात हो गई थी और उसी के नतीजे में ऐलानात किए गए महफूज मकामात तक लोगों को पहुंचाने का अमल शुरू हुआ। और इसके साथ साथ कुछ रिलीफ गुड्स वहाँ से और कुछ यहाँ से हुई, जैसे खिरमों या खुराक या साफ पानी या जनरेटर या इस तरह की और चीजें जो फौरी जरूरत की थी वो तो भिजवाई गई थी, लेकिन ये इतने वसी पैमाने पे हुआ है। और उसमें ये कि जाहिर है, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है, तो समुद्री तूफान बहुत टला, और दूसरा ये जो बारिशें हुई हैं और ये मीरानी डैम से पीछे जहाँ से फ्लो है वहाँ से पानी साइडों से जो पुराने रास्ते हैं वहाँ निकल रहा है। तो जाहिर है कि अब उस हवाले से जो मुजाफाती इलाके हैं जिसमें बीसियों देहात हैं, वो जहाँ कच्चे रास्ते हैं और लोग जो है वो पानी के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं, तो वहाँ तक तो पहुँचना सवाए इसके कि या तो बारिश खत्म और रास्ते साफ हों, या तो ये कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए। फिर हेलीकॉप्टर के लिए भी प्रॉब्लम ये है कि जब तक मौसम साफ नहीं होगा, और तो हेलीकॉप्टर भी, हालांकि यहाँ तो बिल्कुल तैयारी इन्होंने की हुई है और तमाम अंदाजा लगा के फौरी तौर पे रिलीफ दो इलाकों में पहुंचाया जाए। तो अब ये तमाम सूरत हाल मुश्किल तो है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश हो रही है। मसलन इससे पहले बोट्स भी भेजी गई थी कि ताकि ये वक्ती तौर पर जो है जो भी हो सके लोगों को महफूज मकाम तक पहुंचाया। मुझे एक चीज बताइएगा कि बुगटी साहब, मीरानी डैम क्या टूट गया है, क्या सूरत हाल है उसकी? टूटा नहीं है मीरानी डैम, लेकिन ओवरफ्लो कर रहा है, खतरे के निशान तक वो पहुंच गया है। अब जाहिर है कि वहां से तो पहले ही लोगों को निकाला जा चुका है मीरानी डैम या उसके रास्ते में जहाँ जहाँ वो थे वहाँ से स्पेलर के जरिए पानी भी छोड़ा गया है, लेकिन पीछे से इतना फ्लो है कि वो पीछे से फिर पानी निकल रहा है उसके, वो टूटा नहीं है। तो उसका वो दूसरे पुराने जो रास्ते नदी नाले जहाँ अमूमन मीरानी डैम बनने से पहले जो उनके रास्ते पुराने थे उनके जरिए ये फिर इसी तरफ, चूंकि समंदर की तरफ इस पानी में जाना है और इसके रास्ते में जो भी देहात है जो भी इलाका है वो ज़ेर-ए-आब आता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम। और तुर्बत में क्या सूरत हाल है? तुर्बत भी सुना है कि कट चुका है और तुर्बत में भी कोई डैम टूटा है। हाँ, तुर्बत वो छोटे, आप देखिए पानी का फ्लो इतना ज्यादा है मुख्तलिफ नदी नालों के जरिए, छोटे मोटे डैम वगैरह, जाहिर वो तो नहीं बर्दाश्त कर सकते इस प्रेशर को, लेकिन जो लोग जो हैं उनको मतलब जो तपी इमारतें हैं वहाँ मुंतकिल किया गया है। वो तो कल से काम शुरू था और रात भी जो है वो तकरीबन 3 बजे नाज़िम जो के उसके हैं केच के वो और अपने मकरान स्काउट्स के जो कमांडेंट हैं वो और DCO, उन्होंने तमाम इलाके का जायजा भी लिया, दौरा भी किया
اور جس حد تک وہاں تو آس پاس کے جو دیہات ہے وہاں کی پاپولیشن کو تو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے، لیکن دور دراز علاقے جہاں کمیونیکیشن نہیں ہے اور جہاں کچے راستے ہیں اور بارش کی وجہ سے وہاں پہنچا نہیں جا سکتا ہے، یقیناً وہاں دقت ہے۔ اور 10,000 لوگ سنا ہے کہ بے گھر ہونے کا اندیشہ ہے تربت کے علاقے میں۔ لیکن وہ تربت ڈسٹرکٹ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک ایسی صورتحال میں اس خدشے کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں ظاہر ہے زخمی ہونے یا کیجولیٹیز کا یا بہت بڑی تعداد میں بے گھر ہونے، اب جیسے 3 ڈسٹرکٹ اس میں انوالو ہیں تو یقیناً بے گھر ہونے والے جب سینکڑوں گھر نظر ہوئے ہیں سیلابی اس کے، تو یقیناً جو بے گھر ہوئے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہی ہوگی۔ اچھا ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ جو آپ کی انتظامیہ ہے اس وقت، تمام جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے، وہ کوئٹہ سے باہر بھی نکلا ہے یا کوئٹہ میں رہ کے ہی آپ سب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں جی، اس میں یہ ہے کہ آج بالکل پروگرام تھا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی اور متعلقہ جتنے لوگ ہیں وہ ان علاقوں میں جائیں گے، لیکن پروگرام بھی یہی تھا، لیکن چونکہ موسم یہاں بھی بادل ہیں اور ابھی بارش جو ہے صبح رکی ہے، لیکن صورتحال اب بھی غیر یقینی، اور وہاں جہاں جانا ہے مدد کے لیے وہاں بھی بارش ہے، تو اس وجہ سے یہ ذرا مشکل ہوتی ہے اور زمینی راستے سے ان علاقوں میں پہنچنا اس وقت ممکن نہیں ہے۔ تو یقیناً ان کا ارادہ یہی تھا، اور جان صاحب نے جو ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بالکل واضح ہدایت کہ وہ فوراً جائیں، اور بلکہ 10 کروڑ انہوں نے ریلیز بھی کر دیے۔ ویسے مجھے بتائیے گا بھٹی صاحب، I'm sorry to say this، لیکن یہ ہے کہ گورنر صاحب کو اور سی ایم صاحب کو خود بھی ذرا چلے جانا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا اگر وہ تھوڑے سے کپڑے ان کے بھیگ جائیں گے تو میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل جانے کے لیے تیار ہے، ان کو کوئی انکار نہیں اور وہ کوئی ایجیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جائیں کس راستے سے، کیونکہ زمینی راستوں کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور باقی جو ہیلی کاپٹرز ہے جب تک اس کے ذریعے وہ جا سکتے ہیں، اور وہ اس میں جب تک موسم اس کی اجازت نہیں دے گا تو ان کا جانا مشکل ہوگا۔ لیکن اس میں یہ بھی ساتھ دیکھیے گا کہ ہزاروں لوگ جو ہیں ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ جی بالکل، اس کا احساس بھی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ پہلی پریارٹی بھی یہی طے کی گئی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو محفوظ مقامات پہ اور فوری طور پہ کم از کم ان کو خوراک اور پانی پہنچایا جائے، اور باقی کام جو ہے ریلیف کا اس کے ساتھ ساتھ ہو، لیکن ایمرجنسی اس میں یہ کام پریارٹی پہ ہونا چاہیے۔ چلیں بگٹی صاحب، اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں اور آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر سکے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ راضی بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے، اور بتا رہے تھے کہ حالات جو ہیں وہاں پہ کس قسم کے ہیں، اور بہت سے علاقوں تک پہنچنا جو ہے، ان تک رسائی جو ہے وہ خاصی مشکل ہے، اور سڑکیں جو ہیں ان کا رابطہ ختم ہو چکا ہوا ہے بارش کی وجہ سے۔ وہاں پہ وہ ہیلی کاپٹرز وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں، اگرچہ کل بارش میں ہی پاکستان نیوی نے وہاں پہ بہت سے لوگوں کو بچایا، اور ان کے تو جو ہیلی کاپٹرز تھے وہ وہاں پہ چلتے رہے، لیکن حکومت بلوچستان شاید اس معاملے میں اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے۔ بہرحال ہماری یہ کوشش ہے کہ فیڈرل حکومت جو ہے، ہماری وفاقی حکومت اسلام آباد سے اس طرح کے کچھ اقدامات اٹھائے کہ وہاں پہ فوج کے ذریعے یا نیوی کے ذریعے وہاں پہ لوگوں کو بھیجا جائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں بقول بگٹی صاحب کے وہاں پہ جو سٹک ہوئے میں ہیں مختلف جگہوں میں، جن تک پانی اور خوراک بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے، ان تک اس کو پہنچایا جائے، اور میک شور کیا جائے کہ لوگوں تک جو رسائی ہے وہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو۔ اس طرح کے جو کرائسیز ہوتے ہیں اس میں یہی تو ایک لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح کے کرائسیز میں سے ایمرج ہوتی ہے اور لوگوں کی مدد کے لیے ان تک پہنچتی ہے اور اپنا رول ایک پلے جو ہے کرتی ہے۔ اس میں ہم بات کر رہے تھے مختلف لوگوں کے ساتھ، اور ہم نے کوشش کی کہ گورنر بلوچستان اور سی ایم بلوچستان دونوں سے بات کی جائے، لیکن وہ دونوں اویلیبل نہیں تھے، اور ان سے کنفرم بھی ہوا تھا، اور اسی طرح گورنر سندھ نے بھی کنفرم کیا تھا کہ وہ بات کریں گے، لیکن وہ بھی اویلیبل نہیں ہوئے اس پروگرام کے دوران، اور ہم ان سے بات نہیں کر پائے۔ لیکن ایک جو اوورآل سینیریو ہے ناظرین وہ ہم نے آپ کو دے دیا، اور ہم حکومت سے ایک دفعہ پھر گزارش کریں گے کہ وہ اس ایمرجنسی کی صورتحال میں اپنا ایک جو رول ہے وہ بہت ہی ایکٹیو طریقے سے پلے کرے، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان اس معاملے میں اپنا رول پلے کریں، کیونکہ وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ہماری سول انتظامیہ سے شاید ہینڈل نہیں ہو پائیں گے، اور ہماری جو نیوی ہے اور پاکستان فوج وہ وہاں پہ جائیں اور لوگوں کی مدد کے لیے اپنا کردار جو ہے وہ جلد از جلد اس کو پلے کریں، کیونکہ وہاں پہ ٹائم کا بھی ایک مسئلہ ہے، کہ کیونکہ جو لوگ سٹک ہوئے ہیں ان کے لیے بھی وہاں پہ مسائل جو ہیں وہ خاصے
इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ डिस्कस हम कर रहे थे, बलूचिस्तान के हवाले से हमने बात की, फिर कराची में भी हमने बात की, और इसके अलावा हमने मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट किया, और मौसम के हवाले से अब ख़बरें जो हैं वो इतनी शदीद नहीं हैं, और डीजी मेट ऑफिस जो हैं जनाब चौधरी कमर उस्मान साहब, उन्होंने हमें बताया कि इस हवाले से हालात अब कंट्रोल में हैं, और मुख्तलिफ जो साइक्लोन का जो एक सिलसिला था वो खासी हद तक ओवर हो गया है, और उन्होंने ये भी बताया कि अब वो ईरान की तरफ चला गया है। अल्लाह करे कि वहाँ पे भी हालात जो हैं वो कंट्रोल में रहें और मज़ीद हालात जो हैं वो ख़राब ना हो। इसमें हमने कोशिश की कि एक जो ओवरऑल सिनेरियो है नाज़रीन वो आपके सामने पेश करें और आपको बताएं कि इस वक्त कराची में और साहिल बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने 20 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है कराची को, और इसी तरह एक C-130 तैयारा जो है वो ग्वादर पहुंचा है, और मज़ीद भी जो इमदाद है वो भी मेरा ख्याल है कि ऑन द वे है, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे पहुंच जाएगी। 3 अजला जो हैं बलूचिस्तान के वहाँ पे इमरजेंसी का नफाज किया गया है, ग्वादर, तुर्बत और बोलान में, और इसमें जो भी सूरत हाल है अल्लाह करे, और आप दुआ कीजिएगा कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब ना हों, और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से एक जो इम्तिहान आया है इसमें हम सुरखरू हो सकें। हम इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स आपको देंगे नाज़रीन, लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और इसमें सिर्फ आखिर में गुजारिश यही है कि आप दुआ भी कीजिएगा, और ख़ास तौर पे कराची और बलूचिस्तान के जो लोग स्टक हुए हुए हैं, जो लोग अपनी जानें खो बैठे हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा, और जो लोग स्टक हुए हुए हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो इसमें से सुरखरू होकर निकल सकें। और आखिर में मेरी तरफ से भी दुआ कि मेरे मौला मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। गुरदम बतो माए खेचरा तू दानी हिसाब है कमो बेशरा। मुझे इसरार किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।